ठीक है, तो हम किस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। पुरानी पहली वाली वीडियो के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ा था कि महाजनपदार्थ होते क्या हैं या उनके काजेस ऑफ इमरजेंस क्या है। नेक्स्ट हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसके अंदर क्या थे महाजनपदार्थ, और कौन कौन से महाजनपदार्थ थे। 16 महाजनपदार्थ थे। पहला महाजनपद कौन सा है, अंगा। अंगा मॉडर्न डे बिहार के अंदर है। ठीक, जो बिहार का रीजन है उसके अंदर ही था कौन सा, अंगा। तो आपको पता है बिहार, इंडियन मैप जब आप लोगे तो आपको पता है बिहार किस रीजन के अंदर है, कौन सी उस टाइम उसके अंदर है, मतलब फिजिकल उस चीज मैप के अंदर हम देखें कहाँ पर है, पता है आप। तो उसी बिहार के रीजन के ऊपर डॉट लगाकर लिखते हैं ये कौन सा रीजन है, अंगा महाजनपद है। और इसकी कैपिटल कौन सी है, चंपा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा। और कौन से मॉडर्न एरिया है आज का, बिहार रीजन। मगध जो है, मगध मॉडर्न डे बिहार, वो भी बिहार। तो हमें सिर्फ इस चीज को देखना है कि हमने बिहार ऊपर कर दिया, कौन सा है बिहार का रीजन। ठीक, और मगध भी उसी बिहार रीजन के अंदर आएगा, जिसकी कैपिटल जो है दो है, एक राजगीर है और दूसरी क्या है, पाटलिपुत्र। थर्ड हमारे पास आ गया वज्जी। वज्जी मॉडर्न डे वो भी बिहार के अंदर है। ठीक, और उसकी कैपिटल है विदिहा या विशाली। फोर्थ वन इज मल्ला। मल्ला मॉडर्न डे यूपी के अंदर है, उसकी कैपिटल है कुशीनारा या पावा। फिफ्थ वन इज काशी, जिसकी मॉडर्न डे यूपी के अंदर है, तो उसकी कैपिटल है वाराणसी। कोसाला जो है वो मॉडर्न डे यूपी के अंदर है और उसकी कैपिटल जो है वो क्या है, अयोध्या है। तो देखो इसके अंदर हमें सिर्फ दो ही रीजन के मोस्टली मैप के ऊपर पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है, बिहार के और दूसरा यूपी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं वत्स। वत्स की कैपिटल जो है वो है कोसंबी और मॉडर्न डे ये भी यूपी के अंदर। फिर एट्थ वन इज शेदी, बुंदेलखंड रीजन के अंदर इसकी कैपिटल जो है वो शक्ति माती है। नाइन्थ है पुरू, मॉडर्न डे हरियाणा और दिल्ली का जो रीजन मिलाकर मिलाकर जो है वो कौन सा महाजनपद बनता था, कुरु। और इसकी कैपिटल थी इन द राष्ट्र। ठीक है, मॉडर्न दिल्ली। उसके बाद टेंथ वाला हमारे पास है पंचाला। पंचाला मॉडर्न डे रोहिलखंड और वेस्टर्न यूपी का रीजन जो है वो कहलाया जाता था पंचाला। और इसकी कैपिटल जो है नॉर्थ वाली कैपिटल अहिजात्र थी और साउथ वाली कंपिलिया थी। उसके बाद 11th हमारे पास महाजनपद जो है वो शूरसेना आता है। इसका जो रीजन है वो कौन सा है, ब्रजमंडल। और इसकी कैपिटल जो है वो मथुरा है। ठीक है, 12th है हमारे पास मत्स्या। इसकी जो है लोकेशन राजस्थान, राजस्थान में पता है किस रीजन के अंदर है, इस वाले रीजन के अंदर है। ठीक है, और इसकी कैपिटल जो है वो कौन सी है, विराटनगर। 13 हमारे पास अवंती। अवंती मॉडर्न डे मालवा के अंदर है और उसकी कैपिटल कौन सी थी, नॉर्थ के अंदर उज्जैन और साउथ के अंदर महिष्मति। ठीक, इसकी दो कैपिटल्स थी। 14 है अश्माका। दो रिवर्स के बीच में, गोदावरी और नर्मदा रिवर्स के बीच में जो रीजन है उसको बोलते थे हम अश्माका। ठीक, और इसकी कैपिटल कैपिटल है कोटाना और पटाली। ठीक, 15 है हमारे पास गंदारा, जो वेस्टर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रीजन है आज, उसको हम बोलते हैं गंदारा। उसकी कैपिटल है तक्षशिला। फिर 16 वन इज कंबोजा। कंबोजा मॉडर्न डे पाकिस्तान को जो हजारा रीजन रीजन है, ठीक है, उसको कहते हैं कंबोजा। और इसकी कैपिटल जो है वो क्या है, राजपुर और हताका। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक किस चीज पर देनी है, एक मैप रखना है। ठीक है, इनकी लोकेशन लोकेट करनी है उस पर, और इनकी महाजन पदार्थ के नाम और उनकी कैपिटल्स। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें कौन इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था कि किस तरीके का स्टेट सिस्टम यहाँ पर चलता है। अब हम देखेंगे कि हम ज्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर इनकी जो है वो जोर देंगे। तो उस टाइम पर दो स्टेट सिस्टम यहाँ पर चलते थे, एक मोनार्कियल सिस्टम और सेकंड वन इज रिपब्लिकन सिस्टम। यानी एक के ऊपर कुछ ऐसे रीजन होंगे जहां पर किंग रूल करेगा और किंग को एज ए मोनार्क देखा जाएगा। ठीक है, वही जो है वो सोल उसका कंसीडर किया जाएगा, उसी के पास सारी पावर्स होंगी। ठीक, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि रिपब्लिक्स जो है वो रूल करेंगे, रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स वहां पर रूल करेंगे। और रिपब्लिक्स क्या होता है, यानी जो खुद लोग अपने लिए चुनते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल जो है वो लोगों का ही होता है। तो वहां पर असेंबलीज के अंदर लोगों को चुना जाएगा, असेंबली के अंदर लोग बैठेंगे। ठीक है, तो फिर वो लोगों को गवर्न करेंगे। तो कौन से ऐसे लिटरेचर है जो हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अंगुतारा निकाया एंड महावस्तु।
तो ये एग्जाम में इस तरीके से आता है कि कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, या इस बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम दे देंगे तो बोलेंगे कि ये किसका लिटरेचर है। ठीक, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तरा निकाया एंड महावस्तु लिटरेचर जो है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, महाजनपदास के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद जैन लिटरेचर भगवती सूत्र, तो ऐसे भी आता है कि भगवती सूत्र किस रिलीजन के साथ रिलेट करता है, तो जैनिज्म के साथ करता है। अगर जैन लिटरेचर है तो हमें पता चल जाएगा कि किसके साथ रिलेट करता है, जैनिज्म के साथ। उसके बाद ये बताते हैं कि उस टाइम पर कितने महाजनपदास थे, 16 महाजनपदास, क्योंकि महाजनपदास के कॉन्टेम्पररी उस टाइम पर कौन थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि मोनार्कियल स्टेट्स कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ पर मोनार्की जो है वो काम कर रही है, अंगा, मगध, काशी, कुशाला एंड वत्स। यहाँ पर जो है वो कौन रूल कर रहा है, किंग रूल कर रहा है उनकी मोनार्कियल सिस्टम में। एंड सेकंड शेदी, शुरसेना, मत्स्य, अवंती एंड गंधार, यहाँ पर भी जो है किंग रूल कर रहा है, उसकी पोजीशन हेरिडिटरी है, बाप की डेथ होती है तो आगे बेटा आएगा, उसका नेक्स्ट वारिस आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक, दूसरी तरफ रिपब्लिकन स्टेट्स है, यानी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल करेंगे, किसकी हेल्प से, असेंबलीज बिठाई जाएंगी। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो रूल करेंगे, जिस तरीके से गना संघास वगैरह होते थे जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, वही टर्म्स यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सी है, वज्जी, मल्ला, कुरु, पंचाला, कंबोज, ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी स्टेट्स के अंदर जो है वो मोनार्कियल सिस्टम था, कौन सी स्टेट्स के अंदर रिपब्लिकन सिस्टम था। ठीक, ये सारी चीजें जो है हमें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इन महाजनपदास, इस टॉपिक के अंदर मोस्टली यही चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें मगध के नाम, इन महाजनपदास के नाम याद होने चाहिए, उनकी लोकेशन याद होनी चाहिए और उनकी कैपिटल्स याद होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, एंग्री मैजिशियन वज्जी मेड काशी कुशाला वत्स शेदी कुरु पंच शूरसेना मेकिंग अवंती अशेम। तो ये याद करना बहुत ज्यादा इजी है। एम से, ए से अवंती, एम से मगध, तो ये याद हो गया। एंग्री मैजिशियन वज्जी बहुत जल्दी याद हो जाता है, वज्जी तो हमें पता है ये जिस नाम है महाजनपदा का। मेड काशी कुशाला वत्स, तो एम से हम पढ़ेंगे मत्स्य हो गया। ठीक है, काशी कुशाला वत्स शेदी कुरु पंच शूरा मेकिंग। ठीक है, मेकिंग एम से एक हमने मत्स्य कर दिया। फिर दूसरा एक और नाम है से, वो अब मेरे जहन से निकल गया। ठीक, अवंती अशेम, ए से भी एक और महाजनपदा का नाम है। ठीक, गंधारा, कंबोजा, लॉफ इन तक्षशिला। तो ये लाइन जब आपको याद हो जाएंगी तो आपके जहन में जो है वो सारे महाजनपदास के नाम आ जाएंगे। अब इनके कैपिटल्स को याद करने का क्या तरीका है, कैपिटल का नाम, कैपिटल के नाम को याद करने का तरीका ये है कि हम पढ़ेंगे कि अंगा के कैपिटल क्या है, चंपा। हमें ये याद हो गया यहाँ से कौन कौन से 16 महाजनपदास है, उनके नाम याद हो गए। अब हमारे पास आ जाती है उनकी कैपिटल्स याद करने के लिए, तो अंगा की है चंपा। तो अंगा ने किसके ग्रेप्स खाए, चंपा ग्रेप्स खाए। ठीक है, कौन से ग्रेप्स खाए, चंपा ग्रेप्स खाए। तो जब हमने दिमाग में ये बना दिया कि अंगा ने चंपा ग्रेप्स खाए, तो अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा है। दूसरी हमारे पास आती है मगध, जिसकी कैपिटल राजगीर है और पाटलिपुत्र है। ठीक, ये याद होना चाहिए। मगध का जो राजा है वो कहाँ पर बैठता है, पाटलिपुत्र पैलेस के अंदर बैठता है। तो यहाँ से हमें याद हो गया कि मगध की कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र है, और अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा है। इसी तरीके से हम याद करेंगे बाकी भी। ठीक, वज्जी की हमने पढ़ा, वैशाली है। अब इसकी लोकेशंस जो है वो आप मैप के ऊपर पढ़ोगे तो मैप साथ रख के जो है वो लोकेट कर लेना, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वज्जी ने अपने एलिफेंट्स कहाँ पर रोड किए, वैशाली के अंदर, तो पता चल गया कि वज्जी की कैपिटल क्या है, वैशाली। मल्ला की कैपिटल कुशीनारा एंड पावा है, तो मल्ला के जो बैरियर्स है वो कहाँ पर लड़े, कुशीनारा और पावा के अंदर लड़े। तो हमें पता है कि मल्ला महाजनपद की कैपिटल कुशीनारा और पावा हो जाएगी। काशी की कैपिटल वाराणसी है, तो यानी काशी की जो टेम्पल है वहां उनको किससे लिट किया जाता है, उनकी लैम्प्स को लिट किया जाता है वाराणसी के अंदर। ठीक, फिर हमारे पास जाता है कुसाल, कुसाल की कैपिटल है अयोध्या। तो लॉर्ड रामा, हमें पता है लॉर्ड रामा और अयोध्या के साथ काफी ज्यादा ताल्लुक है, तो ये याद रखना कि लॉर्ड रामास कुसाल इन अयोध्या। ठीक, ऐसे फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, अगर हम देखें
तो हमारे पास आ जाता है वत्स। वत्स की कैपिटल है कोसंबी, ठीक। वत्स की कैपिटल कौन सी है? वत्स की कैपिटल है कोसंबी। और हम ये देखेंगे कि वत्सा का जो बुल है वो कहाँ पर रेस्ट कर रहा है? कोसंबी के अंदर। ऐसे इमेजिन करो, उसको एक स्टोरी बनानी है माइंड के अंदर, तो इजीली जो है वो याद हो जाता है। ऐसे करो कि वत्स जो है उसका जो बुल है वो कहाँ पर रेस्ट कर रहा है? कोसंबी के अंदर। तो ऐसे याद हो जाएगा कि वत्स की कैपिटल क्या है? कोसंबी है। शेदी की है शुक्ति माती, तो शेदी किंग जो है विद शुक्ति एट शुक्ति माता। तो ऐसे इमेजिन करो कि शेदी किंग जो है उसने शुक्ति अपने साथ उठाई हुई है और वो कहाँ पर है? शुक्ति माती रीजन के अंदर। तो हमें पता चल गया कि शेदी की कैपिटल क्या है? शुक्ति माती। उसके बाद कुरु जो है उसकी कैपिटल है इंद्रप्राष्ट्र, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र हमने किसके रीजन के अंदर पढ़ा? आर्यन टाइम पीरियड के अंदर हमने ये पढ़ लिया है कि कुरुक्षेत्र कौन सा है, ठीक। कुरुक्षेत्र लिंक करता है किसके साथ? इंद्रप्राष्ट्र के साथ। तो कुरु से हमें याद आ जाना चाहिए कि कुरु, कुरु से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किससे रिलेट करता है, किससे लिंक करता है? इंद्रप्राष्ट्र से। तो हमें पता चल गया कि कुरु की कैपिटल जो है वो क्या है? इंद्रप्राष्ट्र है। फिफ्थ वन इज, नेक्स्ट वन इज पंचाला। पंचाला की कैपिटल अहिचात्र एंड कंपीलिया है, नॉर्थ साउथ वाली। तो पंचाला की किंग जो है वो किससे लड़ता है? स्नेक से लड़ता है। ये किसी को नहीं भूलेगा। पंचाला का जो पंचाला महाजनपद जो है इसके कैपिटल अहिचात्र है और दूसरी कैपिटल कंपीलिया है। तो पंचाला का किंग कहाँ पर लड़ रहा है? किसके साथ लड़ रहा है? स्नेक्स के साथ। मतलब इसकी बात हो रही है रिलेटिव्स की, ठीक। किसकी बात हो रही है? रिलेटिव्स की, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जोक, जोक कर रही हूँ, रिलेटिव्स की बात नहीं हो रही, बट आज के सिनेरियोस में ये इसको रिलेट करना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो जो पंचाला का किंग है वो किसके साथ लड़ रहा है? स्नेक्स के साथ। स्नेक्स दरअसल होते हैं एनिमी, ठीक है। उनको एज एनिमी कंसीडर किया जाता है। तो एनिमीज के साथ लड़ता है किन रीजन के अंदर? अहिचात्र और कंपीलिया रीजन के अंदर, क्योंकि ये इसका ही रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी दुश्मन आएगा उसके साथ ही लड़ेगा। तो पंचाला का जो किंग है उसने किसके साथ लड़ा? एनिमीज के साथ लड़ा। कहाँ पर? अहिचात्र और कंपीलिया के अंदर, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसकी कैपिटल जो है वो क्या है। देन शुरू सेना की क्या है? मथुरा। शुरू सेना किससे उसको किससे प्यार है? मथुरा स्वीट से प्यार है, ठीक है। मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर। तो मत्स्य हमने कर लिया कि मत्स्य क्या है? एक फिश का नाम है। तो वो स्विम कर रही है विराटनगर रीजन के अंदर, ठीक है। अश्माका की कैपिटल है पोटाना। तो अश्माका हमने ले लिया कि एक स्टोन किंगडम्स है, ठीक है। और स्टोन्स कहाँ पर है? पोटाना के अंदर। यानी अश्माका एक स्टोन किंगडम है और उसको बिल्ड करने के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ। स्टोन हमने कहाँ से लाए? पोटाना से लाए। गंधारा की कैपिटल है तक्षशिला और उसको याद करने के लिए हमने ऐसे बना लिया कि गंधारा का जो स्कॉलर्स हैं वो कहाँ पर पढ़ाते हैं? तक्षशिला के अंदर पढ़ाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंबोजा। कंबोजा की कैपिटल है राजपुरन हताका। तो कंबोजा के जो हास ट्रेडर्स हैं वो कहाँ पर है? राजापुर एंड हताका, ठीक। उसके बाद आता है कि जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की 6th सेंचुरी बीसी से ऑनवर्ड आगे की तरफ जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ 4 स्टेट्स के बीच में सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। अब 16 महाजनपद थे, उसमें से सिर्फ 4 महाजनपद ऐसे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं और अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाहते हैं, अपना डोमिनेंस जो है वो कायम करना चाहते हैं। कौन कौन से थे वो? इसके अंदर हमारे पास आ जाता है मगध, कुशाला, वत्सा, अवंती। अल्टीमेटली जिसके अंदर मगध जो है वो मोस्ट पावरफुल उभर कर आता है। तो इसके क्या रीजंस है? उससे पहले हम मैप के अंदर देखते हैं कि ये 4 पावरफुल रीजन्स जो है वो कहाँ पर है। ये वाला अवंती रीजन, ठीक। ये वत्स, ये कुशाल और ये मगध। तो ऐसे ही मैप जो है वो हमें बनाना है और ये मैंने रफली ऐसे बनाया है, ठीक है। आपको भी ये मैप जब आप पढ़ते हो आपको अलग अलग मैप्स पे ये लोकेशंस लोकेट करनी है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो हम कहाँ पर पहुंचे थे? हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि कैसे महाजनपद ये मगध जो है वो क्या हो गया, वो उसकी सुप्रीमेसी कायम हो जाती है। वही एक ऐसा रीजन बनता है जो सबसे ज्यादा रूल करता है और पावरफुल उभर कर आता है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मगध की सक्सेस के रीजंस क्या है, कैसे मगध जो है पावरफुल इमर्ज होकर आया, बाकी क्यों नहीं होकर आया।
इसके पास कैसी कौन सी ऐसी चीजें थी। तो सबसे पहले इसकी जो कैपिटल थी राजगीर, हमने पढ़ा कि मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र एंड सेकंड वन इज राजगीर। तो इसकी जो कैपिटल थी राजगीर, उसके पास आयरन डिपॉजिट्स थे, यानी उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन थी इन अबंडेंस, ठीक है। उसी की वजह से वो वेपन्स और टूल्स को इस्तेमाल को बनाते थे, और उन्हीं वेपन्स एंड टूल्स की वजह से इनको अपनी एक आर्मी इनकी खतरनाक बन गई, ठीक। उसके बाद इन्हीं टूल से ये एग्रीकल्चर के लिए जो है लैंड क्लियर करते थे, ठीक। तो अब देखेंगे कि इनके पास कितने ज्यादा प्लस पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये उसी से आयरन एक्सिस का इस्तेमाल करते थे, प्लॉस का इस्तेमाल करते थे, सेम वही चीज, इसकी वजह से एग्रीकल्चर इनका बूस्ट हो रहा था। उनके पास इसकी लोकेशन भी जो है वो काफी स्ट्रेटेजिक थी। अब जो मगध है इसकी लोकेशन जो है वो गैजेटिक प्लान के अंदर है, ठीक। और यहाँ पर फूड प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, सरप्लस अमाउंट में हो रहा है। देन ये फर्स्ट ऐसे इंडियन स्टेट है, मगध ही ऐसी पहली इंडियन स्टेट है जिसने एलिफेंट्स को जो है वो लार्ज स्केल के अंदर इस्तेमाल किया, किसके अंदर, वॉर्स के अंदर। तो वाली इनका मिलिट्री एज जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसको याद करने के लिए कि मगध की सक्सेस किन, उसके कारण क्या थे, वो हम ऐसे याद रखेंगे, आई एट 4 एलिफेंट्स। तो आई से यानी आयरन ओर की वजह से, क्योंकि इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन की अवेलेबिलिटी थी। ए से हमारे पास आ जाता है, उसी की वजह से इनका एग्रीकल्चर जो है वो बूस्ट होता है। एग्रीकल्चर बूस्ट होता है तो इनकी इकोनॉमी भी साउंड होगी। फिर एफ से आता है कि इनके पास फूड जो है वो सरप्लस अमाउंट में है, एम्पल अमाउंट में है, ठीक। उसके बाद एलिफेंट्स, तो एलिफेंट एज इट इज, एलिफेंट्स का इस्तेमाल वो किसमें, किसके लिए करते थे, आर्मीज में करते थे, ठीक। तो इन्हीं की वजह से जो है वो मगध जो है वो क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। अब हम इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हम पॉलिटिकल उस एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। इससे पहले जो है वो रिलीजियस चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता था, ठीक। अब कौन कौन सी डायनेस्टीज जिसने मगध के ऊपर रूल किया, पहली है हर्यक डायनेस्टी, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन, ठीक। सेकेंड डायनेस्टी जो रूल करती है वो करती है शिशुनाग डायनेस्टी, और थर्ड वन इज नंदा डायनेस्टी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर में दो कि कौन सी डायनेस्टी ने जो है वो कब कब रूल किया। मतलब पहली डायनेस्टी किसने रूल किया, तो पहली हर्यक डायनेस्टी, देन शिशुनाग डायनेस्टी एंड देन नंदा डायनेस्टी। और ये वही नंदा डायनेस्टी है जिसको ओवरथ्रो करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डायनेस्टी की नींव रखते हैं, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हर्यक डायनेस्टी, इसका टाइम लाइन अगर हम देखें तो अराउंड 544 बीसी से लेकर 412 बीसी का है। इसके अंदर पहला रूलर आता है बिंबिसार। माना जाता है कि हर्यक डायनेस्टी पहली डायनेस्टी जिसने मगध के अंदर रूल किया वो है हर्यक डायनेस्टी। और हर्यक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया, बिंबिसार ने फाउंड किया। और मगध जो है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर, इसी की लीडरशिप के अंदर जो है वो क्या होता है, फ्लरिश होता है, खिलता है। और बिंबिसार किसका कॉन्टेम्पररी था, यानी किसके टाइम पीरियड के अंदर था, जब गौतम बुद्ध जो है, लॉर्ड गौतम बुद्ध जो है वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर मौजूद थे, ठीक। उसके बाद इसने कैसे अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया, वो तरीका बताया कि कैसे इसने अपनी मगध को स्ट्रॉन्ग किया, कैसे उसको टेरिटरी अपने अंदर इनेक्स की बाकी टेरिटरीज थी। तो इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, यानी दूसरे रीजन के लोगों की लड़कियों के साथ, उनकी रानियों के साथ शादी की। इसने कोसाला जो उस टाइम पर मगध महाजनपद था उसकी प्रिंसेस के साथ शादी कर ली। उस टाइम पर कोसाला किंग कौन था, प्रसन्नजीत। तो उसकी बेटी के साथ डॉटर, उसकी जो डॉटर थी उसके साथ इसने क्या कर दी, शादी कर दी। तो जब उसके साथ शादी कर दी तो अब जो प्रसन्नजीत का जो एरिया है कोसाल, वो भी किसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया, बिंबिसार के अंदर आ गया। दूसरी जो लिच्छवी क्लैन थी, लिच्छवी जो ये डायनेस्टी थी, ट्राइब था, उसकी जो जो प्रिंसेस है, ठीक है, जो लिच्छवी हेड चिताका था उसकी जो सिस्टर थी कौन, चलाना, ठीक है, उसके साथ इसने शादी कर ली। तो इसका इन्फ्लुएंस इस पर भी आ गया। अब जिस रीजन के अंदर लिच्छवीज रह रही है वो भी किसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया, वो भी किसके कंट्रोल के अंदर आ गया, अल्टीमेटली वो आ जाता है बिंबिसार के अंदर।
फिर माद्रा जो डायनेस्टी है या माद्रा जो रूलर्स थे, उनकी जो माद्रा किंग है उसकी बेटी के साथ इसने शादी कर ली जिसका नाम था खेमा। ठीक है, तो अब जो माद्रा की जो डायनेस्टी है या जो उनका रीजन है वो भी किसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है? किसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है? बिम्बिसार के अंदर। ठीक, अब ये मैरिजेस जो है वो इसको हेल्प करती है इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फुलफिल करने में। तो पहला ऐसा राजा जिसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, दैट इज द बिम्बिसार। ठीक, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो गया कि यानी मगध, जैसे मगध है फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एरिया, उसके बाद तो उसने उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अलग अलग एरियाज पर अटैक करना शुरू कर दिया, उसको अपने अंदर लेना, अपनी इन्फ्लुएंस के अंदर उन बाकी एरियाज को भी लेना शुरू कर दिया। तो वो होती है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, यानी कि अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना। उसके बाद इसने जो है वो काशी का पार्ट भी ले लिया। ठीक है, कैसे लिया? क्योंकि इसने प्रसन्नजीत तो था जो पुसारा का, उसने पहले तो उसकी डॉटर के साथ शादी की, देन उसने उसकी सिस्टर के साथ भी शादी की। तो काशी एज ए डोरी, एज ए इसके एज ए डोरी की फॉर्म में किसको दे दिया जाता है? बिम्बिसार को। ठीक, तो इसी तरीके से इसने इस एरिया को इन्फ्लुएंस कर दिया। उसके बाद इसने अंगा रीजन को भी, अंगा महाजनपद को भी कॉन्कर किया। कैसे कॉन्कर किया? अब जो अवंती का जो किंग है प्रद्योता, वो उस टाइम पर जॉन्डिस से क्या कर रहा था? सफर कर रहा था, और उसको कोई भी उसके इलाज और मुआवजे के लिए कोई नहीं दिख रहा था। उस टाइम पर इसने अपना जो रॉयल फिजिशियन जो इसके कोर्ट में काम करता था जिवाका, उसको भेज दिया उज्जैन के अंदर कि जा उसका इलाज कर। अब ये उसके एहसान तले दब गया, तो अब वो वाला एरिया किसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है? बिम्बिसार के अंदर आ जाता है। उसके बाद बिम्बिसार को सैनिया भी कहा जाता है, सैनिया यानी मिलिट्री के रिलेटेड। ठीक है, अब आता है ये पहला ऐसा इंडियन किंगडम था जिसने क्या किया था, पहला ऐसा इंडियन किंगडम जिसने क्या किया था, बड़ी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन किया था। रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी हमने पढ़ा क्या होता है? परमानेंट सोल्जर्स अब इन्होंने तैनात करना, रिक्रूट करना शुरू कर दिए थे। इससे पहले अगर हम देखें तो इसके ऐसे स्टैंडिंग आर्मी का, रेगुलर आर्मी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। जब भी कोई भी ऐसे पस मंजर हमारे सामने आता था, हमें जंगों के लिए जाना होता था, तो वहां पर क्या होता था कि अलग अलग ट्राइब को मिलिशिया का काम दिया जाता था। यानी जब भी कोई भी लड़ाई होगी उसी दौरान हम किसी ट्राइब को बोल देंगे, उसको ये काम असाइन कर देंगे। ठीक है, वो किसी भी ट्राइब को दे सकते हैं। ठीक है, वो रिशफल कर सकते हैं। ठीक, कि जब भी कोई भी लड़ाई होगी, कोई भी फॉरेन इन्वेजन होगा, कोई भी फॉरेन अटैक होगा, तो तुझे ये काम करना है, तो जाकर उनको रोकना है। ठीक है, तो यही पहला ऐसा किंग था, कौन? बिम्बिसार, जिसने स्टैंडिंग आर्मी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, और इसके बाद इसका काम और अचीवमेंट क्या है कि इसने राजगीर जो न्यू सिटी है उसको बिल्ड किया था, क्योंकि पहले मगध इसी के अंडर आया था ना। ठीक, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट रूलर हमारे पास कौन सा आ जाता है? उसी का बेटा, कौन? उसी का बेटा अजात शत्रु। ठीक, अब बिम्बिसार का बेटा था अजात शत्रु, और इसने अपने फादर को किल कर दिया था, मार दिया था, किस चीज के लिए? राजा बनने के लिए। अब इसके फादर ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो अडॉप्ट की थी। ठीक, लेकिन इसके बेटे ने बिम्बिसार, ये अजात शत्रु ने क्या किया? एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की। इससे पहले इसके फादर ने क्या किया था? मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाकर टेरिटरी को अपने अंदर ले लिया था। बट इसने क्या किया? डायरेक्ट अटैक करके उनकी बाकी जो रीजन बचते थे उनकी टेरिटरीज को भी अपने अंदर ले लिया। ठीक है, इसने काशी के किंग को हराया, कोशाला को अटैक किया, जिसको कौन रूल कर रहा था? प्रसन्नजीत, और उन रीजन को डायरेक्टली अपने अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ला लिया। उसके बाद इसने वज्जी के साथ, वज्जी कॉन्फिडरेसी यानी जहां पर रिपब्लिक्स जो है वो रूल कर रहे थे, उनके साथ 16 साल तक लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो उनके अंदर जो मतलब इंटरनल क्योस मचा दिया, तो उस क्योस को मचाने के लिए इसके साथ इसके मिनिस्टर्स ने इसकी इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया, वो थे सुरीदा एंड वत्साकर। तो ये किसके मिनिस्टर्स थे? वो भी हमें याद रखना है, अजात शत्रु के। ठीक, देन उसके बाद इसकी और जो अचीवमेंट्स हैं, वो इसकी अचीवमेंट्स ये हैं कि इसने बिल्ड किया था राजगीर का फोर्ट और पातलीग्रामा का फोर्ट, जिसको हम बोलते हैं फोर्ट एट पातलीग्रामा, जिसको हम बोलते हैं जाला दुर्ग। ठीक है, फोर्ट। ठीक, किस
रीजन के अंदर, विलेज फटाली विलेज के अंदर ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। ठीक, उसके बाद इसने न्यू वेपन्स का इस्तेमाल किया। कौन कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया? रथम्युसाला, ठीक, एंड महाशिला कांतका। ठीक है, ऐसी दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ठीक, यानी ये चाराइट, इसके साथ मेस भी लगा होता है। दूसरा जो ये है वो क्या होता है, एक स्टोन थ्रोइंग इंजन होता है कि दूर दूर तक ये स्टोन फेंकता है। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे कि इनकी मिलिट्री कितनी ज्यादा एडवांस। जब इनकी मिलिट्री एडवांस है तो ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये पावरफुल होंगे और ये जीतेंगे सबसे ही। ठीक, तो ये भी आता है कि कौन से रूलर जो है वो ये वाले वेपन्स, ये वाले चीजें जो है वो मिलिट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हमें याद आ जाना चाहिए कि किसने की थी, बिंबिसार ने की, अजाता शत्रु ने की थी। इसी तरीके से उसने काशी और विशाली को मगध के अंदर डाल दिया, मगध के अंदर एनेक्स कर लिया, और इसी तरीके से मगध जो है वो मोस्ट पावरफुल स्टेट बन जाती है किसके अंदर, गंगा वैली के अंदर। देन हमारे पास नेक्स्ट रूलर आता है उदयन। उदयन किसका बेटा है? यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये जो किंग की पोजीशन है वो हेरिडिटरी है। यहाँ से पता चल रहा है मोनार्कियल सिस्टम है। वालिद, ठीक है, किंग है, फिर उसकी मौत हो जाती है, उसकी वफात हो जाती है, उसका आगे बेटा जो है, जो वारिस है, वो गद्दी नशीन होगा। वही सिस्टम चल रहा है। उदयन किसका बेटा है? अजाता शत्रु का बेटा है, और उसने किसकी फाउंडेशन रखी, किसकी नींव रखी? पाटलिपुत्र की सिटी की। ठीक, उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि राजगीर की फाउंडेशन जो है, राजगीर की सिटी वो किसने बिल्ड की थी। ठीक है, हमने पहले ही जो है वो डिस्कस किया। अब ये उदयन वही लोग है जिसने, वही किंग है जिसने राजगीर से पाटलिपुत्र तक अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। तो ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि कौन सा रूलर था, किस डायनेस्टी का कौन सा रूलर था जिसने मगध की कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र में शिफ्ट की। तो वो कौन है? उदयन। और किस डायनेस्टी का है वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद किसने सक्सीड किया इसको, यानी इसके आगे कौन कौन से रूलर्स आए। ऐसे नहीं है कि 3 रूलर्स आए, ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इसके बाद जो रूलर्स हैं वो वीक रूलर्स थे, वो आपस में लड़ते रहते थे और उनका विजन इतना स्ट्रांग नहीं था। अनिरुद्धा, मुंडा एंड नागादासक, वो बहुत ज्यादा वीक लोग थे और वो कमिटेड करते, क्या कमिट करते? पैरिसाइड, यानी गद्दी लेने के लिए, पावर में आने के लिए एक दूसरे को मार देते थे। ठीक, उसके बाद आती है सेकंड डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर द मगध। वो कौन सी है? शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 412 से लेकर 344 बीसी के अराउंड है। ठीक है, नागादासिक जो किसका लास्ट रूलर है, हरियांग डायनेस्टी का लास्ट रूलर है, वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, उससे लोग ना खुश है, इतने ज्यादा खुश नहीं है। तो लोग उसके ना उसके काम से खुश है, तो लोग क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं उसी के मिनिस्टर के साथ, और उसके मिनिस्टर का नाम क्या है? शिशुनाग है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इसकी क्या है शिशुनाग की, कि इसने प्रद्योता डायनेस्टी जो है अवंती की, उस टाइम पर अवंती में कौन रूल कर रहा था? प्रयोद डायनेस्टी। तो इसने उस प्रयोद्य डायनेस्टी को खत्म कर दिया। इसी तरीके से मगध की और अवंती की राइवलरी खत्म हो गई। किस रूलर ने कौन कौन सा एरिया अनेक्स किया ये भी आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद अवंती मर्ज हो गया किसके अंदर? मगध के अंदर। तो इसी तरीके से मगध का रूल अब एक्सपैंड हो गया। हम दूसरी डायनेस्टी तक आते आते देखेंगे कि कितना एरिया जो है वो मगध के रूल के अंदर आ गया। उसके बाद इसको किसने सक्सीड किया? कालासोका, यानी काका वर्ना जिसको भी कहते हैं। कालासोका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल विशाली के अंदर जो हुई थी 383 बीसी के अंदर, उसको क्या किया था? कन्वीन किया था, यानी उसको प्रिजाइड ओवर किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा रूलर, किस डायनेस्टी का रूलर था, उसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन कराया था, प्रिजाइड ओवर कराया था। ठीक, और किस रीजन के अंदर कराया था? विशाली रीजन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड डायनेस्टी। थर्ड डायनेस्टी हमारे पास कौन सी आती है? नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? महापद्मनंदा। तो क्रोनोलॉजी के अंदर हमने चलना है, पहले कौन था, फिर कौन सी डायनेस्टी आई, एंड थर्ड वन कौन सी आई, लास्ट डायनेस्टी जिसने मगध के ऊपर रूल किया वो थी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को फाउंड करने वाला महापद्मनंदा है। उसने ओवरथ्रो किया किसको? शिशुनाग को ओवरथ्रो किया, और जो है वो एक नंदा डायनेस्टी की नींव रखी। इसको सतवक्षात्र, क्षत्रन तक भी कहा जाता है, यानी क्षत्रिय का डिस्ट्रॉयर्स।
ठीक, अब ये भी याद रखना है कि ये वाला नाम किस रूलर को दिया है और ये वाला नाम भी किस रूलर को दिया है, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको मैं उसका बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आ रही है और कैसे कैसे इनको पढ़ना है। और इन नोट्स के अंदर मैंने कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड हो जाए। ठीक, तो सर्वक शात्रंतक जो है इसको कहा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रियास। पुराणास के अकॉर्डिंग जो है ये लोग जो थे ये लो ओरिजिन के थे, माना जाता था कि ये शूद्रास, इनका ओरिजिन जो है वो शूद्रास से था। ठीक, उग्र सेना भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी वास्ट आर्मी थी, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उग्र सेना कहा जाता है पाली टेक्स्ट के अंदर। पुरानास के अंदर इसको महापद्मा कहा गया, इकराट भी कहा गया, सोल मुनार्क, और इसको कहा गया है फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर पहला एम्पायर बिल्डर जो है वो किसको कहा गया है, ये महापद्मानंदा को। तो ऐसे भी आएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट एम्पायर बिल्डर वो किसको लिख देते हैं, मौर्यास को, इसको लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो पहला जो इसको कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियन इसको कहते हैं कि फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो कौन है, महापद्मानंदा। ठीक, अब इसको सक्सीड किया, ठीक है, हमने पढ़ा कि पोजीशन हेरिडिटरी है क्योंकि इसको आगे आगे कौन सक्सीड करेगा, इसके बेटे, इसके 8 बेटे थे। कुछ रिसोर्सेज के अंदर लिखा है कि इसके 10 सन्स थे, हमने उस पर नहीं जाना है। बट एट द एंड किसने रूल किया, लास्ट रूलर इनका कौन था, दनानंद। और दनानंद जो है इसको ग्रीक आइडेंटिटी के अंदर दनानंद को क्या बोलते हैं, एग्राम्स एंड जुंद्राम्स। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक, आता है ये क्वेश्चन, और ये आया भी था जब आप पी बाई क्यूज देखेंगे आप, तो उसमें आया था कि दनानंद को ग्रीक राइटर्स, ग्रीक टेक्स्ट के अंदर क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दनानंदा के ही रेन के अंदर अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है वो क्या किया था, इन्वेड किया था। तो ये भी याद रखना है कि किस रीजन, किस रूलर के टाइम पीरियड के अंदर अलेक्जेंडर ने, ग्रीक्स ने फर्स्ट टाइम इन्वेड किया था। तो वो किसने किया था, दनानंद के टाइम पीरियड के अंदर अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था। उसके बाद इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, हमने पढ़ा कि इसको क्या कहा जा रहा है, उग्र सेना, कमांडर ऑफ द वास्ट आर्मी। क्यों कहा जा रहा है, ग्रीक राइटर्स के अकॉर्डिंग इसके पास 20,000 कैवलरी है। कैवलरी हो गए वो घुड़सवार जो घोड़ों पर चलकर जो है वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। 2 लाख इन्फैंट्री फुट सोल्जर्स हैं, 2,000 चैरियट्स हैं और 3,000 एलिफेंट्स हैं। तो इसी की यही वास्ट पावर की वजह से, इसी की पावर की वजह से अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो यहाँ तक इस मगध रीजन के अंदर, गैंजेटिक वैली के अंदर नहीं आ सकी थी। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस थे, जब हम उन इन्वेजन्स को पढ़ेंगे तो फिर हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि क्यों उन लोगों ने इसके अंदर अटैक नहीं किया था, मेजर गैंजेटिक वैली के अंदर, ये सॉरी गैंजेटिक वैली के अंदर जो है वो अटैक क्यों नहीं किया था। तो उसका रीजन एक ये भी है कि उसके, उन्होंने देखा जो गैंजेटिक वैली के अंदर रूल कर रहा है कौन कर रहा है, महापद्मानंदा, और उसके पास इतनी वास्ट आर्मी है। तो उस टाइम पर जो सोल्जर लड़ रहे थे अलेक्जेंडर के, वो कुछ बीमार भी हो गए थे, कुछ घर भी जाना चाहते थे, और कुछ में से उनकी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खत्म हो गए थे। तो उसके बरक्स उन्होंने देखा कि उनकी लड़ाई लड़नी है, उनके अपोजिट इतनी वास्ट आर्मी है तो वो नहीं लड़ सकेंगे। तो इसी की वजह से अलेक्जेंडर जो है वो यहाँ तक नहीं आ पाया था और वो वापस यहाँ से उसको जाना पड़ा। देन हमारे पास हो जाता है, ये डायनेस्टी कब खत्म होती है, अराउंड 322-321 बीसी के अराउंड। और इसके बाद किस डायनेस्टी ने रूल किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डायनेस्टी की नींव रखी जिसको मौर्यन डायनेस्टी कहते हैं। ठीक, इनका जो रूलर था महापद्मानंदा, इसको ओवरथ्रो किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। ठीक, उसके बाद हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो पढ़ लिया, अब सोशल कंडीशंस जो देख लेते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एल्डेस्ट मेल जो है वो क्या होगा, वही केयर टेकर होगा, वही हेड होगा फैमिली का। वुमेन का अगर हम स्टेटस देखें तो वो डिक्लाइन हो गया था एज कम्पेयर टू द वैदिक टाइम पीरियड से, अगर हम कंपेयर करें तो वो डिक्लाइन हो गया था। कुछ ऐसे वुमेन्स है, एक एग्जाम्पल हमें दिख रही है अमरापाली, ठीक है, उसने प्रोमिनेंस गेन की थी, बट इतनी लाखों करोड़ों वुमेन्स होंगे उसमें से सिर्फ एक एग्जाम्पल हमें दिख रही है। तो अल्टीमेटली आप ओवरऑल क्या देखेंगे कि वुमेन की पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। उसके बाद मैरिजेस सिस्टम कहीं कहीं ये बोला जाता है। और एक और चीज इसके अंदर कि हम इस टाइम पर देखेंगे कि वुमेन्स को मेयर
एक पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की आती है कि अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए पहले ही रूलर ने, हरियन डायनेस्टी के जो रूलर थे बिम्बिसार, उसने कैसे अलग अलग डायनेस्टीज की प्रिंसेस के साथ शादी की और उसके जितनी भी टेरिटरी से अपनी टेरिटरी के अंदर जो है उसने एनेक्स कर ली। तो यहाँ से भी हम एक कर सकते हैं कि वुमेन का स्टेटस जो है वो थोड़ा डिक्लाइन हो गया था। कहीं कहीं बोला जाता है कि चाइल्ड मैरिजेस हमें कोई भी देखने को मिलती नहीं है, और कहीं कहीं बोला जाता है कि चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेल करती हैं। अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं। ये बोलते हैं कि स्वयंवरा यहाँ पर होता था। स्वयंवरा होता है कि एक वुमेन है, उसके सामने चॉइसेस रखी जाती है कि वो किन किन अपनी मर्जी के किसी उसके बंदे के साथ जो है वो शादी कर सकती है। उसके बाद इंटरकास्ट मैरिजेस यहाँ पर चलती थी कास्ट के अंदर ही, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस चलती थी और पॉलीगैमी जो है वो कॉमन थी, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज कहते हैं चाइल्ड मैरिज है, कुछ कहते हैं चाइल्ड मैरिज नहीं, ठीक। उसके बाद पॉलीगैमी जो है वो काफी ज्यादा कॉमन थी। पॉलीगैमी हो गया यानी एक मैन की मोर देन वन वाइफ। उसके बाद 4 आश्रम स्टेजेस यानी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हमने देखी, जो किसने बोली थी? वैदिक टाइम पीरियड के अंदर बोली थी कि इंसान की जिंदगी जो है, इंसान जो है वो 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहली सेलिबेसी यानी सेक्सुअल डिजायर से उसको दूर जाना है। दूसरा हाउस होल्ड से उसको जो है वो पार्शियल रिटायरमेंट लेनी है, ठीक है। तीसरा जो है वो उसको थी कुछ ऐसे ही था, ठीक। उसमें आप देख लेना वैदिक टाइम पीरियड के अंदर, वो मेरे जहन से निकल गया, ठीक। और एट द एंड जो है वो आपको कंप्लीटली दुनिया जो है वो छोड़ देनी है। तो ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ थी, जो लाइफ को बहुत ज्यादा सख्त कर रही थी, उसको क्रिटिसाइज किया उस टाइम पर किसने? बुद्धा ने, ठीक। और उस टाइम पर कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा रिजिड था, बर्थ बेस्ड था, ठीक है। जिसका जिस अब जाति के आधार पर क्या कर, काम के आधार पर, प्रोफेशन के आधार पर लोगों को जातिज में डिवाइड कर दिया था। अब जो जिस जाति में पैदा हो गया, जिस घर में पैदा हो गया, तो साफ सफाई का काम करे तो यानी वो शुद्रा है। अब जो उसके आगे औलाद होगी वो भी शुद्रा कंसीडर की जाएगी। तो ये जो कास्ट सिस्टम है काफी ज्यादा रिजिड हो गया था उस टाइम पीरियड के अंदर। इसी को कंडेम किया महावीर ने और किसने? बुद्धा ने। नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम क्या था कि यहाँ पर एजुकेशन कहाँ कहाँ पर इम्पार्ट की जाती थी? बुद्धिस्ट विहार्स के अंदर। विहार्स क्या होते हैं? ऐसी मोनास्ट्री या ऐसी टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स आप कंसीडर कर लो, जहां पर बुद्धिस्ट के मोंक्स रहते हैं। तो तक्षशिला और वाराणसी 2 वैसे सेंटर्स थे जो एजुकेशन लोगों को इम्पार्ट करते थे। बच्चे यहाँ पर फीस भी पे करते थे और कभी कभी अपने गुरुज को, अपने जो टीचर्स हैं उनको सर्व करते थे, उनकी खिदमत करते थे, ठीक है। ड्रेस एंड कोड फूड अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉटन और वुलन क्लॉथ्स को पहना जाता था। वेज एंड नॉन वेज डाइट जो है वो ली जाती थी। अब हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये यानी कि जो उनकी खाने की चीजें हैं, ठीक है, दूसरी वो ऑलमोस्ट सभी की सेम होंगी। तो उसमें व्हीट, राइस, पल्सेस, घी, मिल्क एंड कर्ड आ जाता है। ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते थे वो कौन, किन किन ऑर्नामेंट्स का? ठीक है, बनाओ श्रृंगार के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते थे? इयर रिंग्स, नेकलेसेस एंड एंकलेट्स। देन ऐसा नहीं है कि अब इतना बड़ा एम्पायर है, उसको चलाने के लिए सारी चीजें कर ली, तो अब कहीं तो एंटरटेनमेंट पर्पस होगी। तो आज के जमाने में जैसे फोन का इस्तेमाल करते हैं, गेम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था कि वो अपना जो है, जो टाइम बच जाता था उसको कैसे उसको गुजारते थे, ठीक है। तो म्यूजिक होता था, डांस होता था, थिएटर यानी ड्रामे व्रामे वो करते थे, ठीक है। उसके बाद रेसलिंग करते थे, ठीक है। हंटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग ये उस टाइम पर क्या थे? बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, ठीक। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसी थी? हम पढ़ रहे हैं कि वैदिक टाइम पीरियड से पहले कैटल रियरिंग होती थी, फिर बाद में क्या आई? एग्रीकल्चर आया। तो ये दोनों ऑक्यूपेशन जो है वो चलाए जा रहे थे, ठीक है। यही चीफ ऑक्यूपेशन थे उनके। विलेजेस को कौन लीड कर रहा था, कौन देखता था? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक कौन है? विलेज हेडमैन, यानी जैसे सरपंच होता है, ठीक। उसके बाद टाउन्स जैसे कि तक्षशिला, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, पाटलिपुत्र, ये ट्रेडिंग सेंटर्स भी थे। यहाँ पर तिजारत भी होती थी और लोग जो हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए भी आते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट भी होता था। वीविंग, टाइंग, आइवरी यानी वो जो एलिफेंट का व्हाइट कलर का वो जो दान जैसा होता है, ठीक है, वो तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, आज भी उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मेटल एंड ज्वेलरी, ठीक। और क्राफ्ट जो है वो फ्लरिश हुआ। अब इस टाइम पीरियड के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोफेशंस जो है वो फ्लेक्सिबल थे, यानी मोर देन वन चीजें आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद क्राफ्ट गिल्ड्स जो है वो थे, यानी लोग ने श्रेणीज बनाई थी। जैसे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं तो उसके अंदर
क्या होता है, वो एक यूनियन बनाते हैं अपना, जैसे स्टूडेंट्स का कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। तो ये वर्कर्स जो है वो श्रेणीज बनाते थे जो आपस में एक दूसरे को मतलब हेल्प करते थे, ट्रेड्स के अंदर, लोन्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। ट्रेड्स जो है वो इंटरनल ट्रेड्स भी होती थी, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, हमारे पास सारी, हमारी इकोनॉमी भी साउंड है, हर चीज मौजूद है हमारे पास, तो हम इंटरनल ट्रेड भी करेंगे एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड भी करेंगे, श्रीलंका के साथ, बर्मा के साथ, जावा के साथ एंड अरेबिया के साथ। तो इन सारे रीजन्स के साथ हमारी क्या हो जाती थी, फॉरेन ट्रेड्स होती थी। ट्रेड एंड इकोनॉमी हमारी काफी ज्यादा साउंड थी। ट्रांसपोर्ट्स के लिए कैरावान्स और बुल्ला कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। पोर्ट्स कौन कौन से उस टाइम पर, अगर हमें पता है कि फॉरेन ट्रेड्स होती थी, तो फॉरेन ट्रेड के लिए कौन कौन से वो लगते थे, बारूच, सुपारा एंड तमरालिप्टी, ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो थे, मेजर सी पोर्ट्स, जो बहुत ज्यादा उस टाइम पर इंपॉर्टेंस रखते थे, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास जाता है करेंसी। करेंसी किस तरीके की वहां पर इस्तेमाल करते थे, वो सिल्वर एंड कॉपर काइंस का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, सर्कुलेट किए जाते थे, ठीक है। लोन्स एंड इंटरेस्ट भी उस टाइम पर कॉमन था, ये सारी चीजें जो है वो दी जाती थी। लोगों की लाइफ प्रोस्पेरिस थी, लोग बड़ी अमीरी वाली जिंदगी जी रहे थे, खुशहाल वाली जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर बूस्ट हो रहा था, एग्रीकल्चर सही तरीके से चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, क्राफ्ट था, करेंसी सिस्टम था उस टाइम पर, इससे पहले करेंसी सिस्टम नहीं था। तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाती है, प्रॉस्पेरस, ठीक है, प्रॉस्पेरस है उनकी ओवरऑल इकोनॉमी एंड वेल साउंड इकोनॉमी, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से ऐसी रिलीजियस लाइफ उस टाइम पर क्या थी, हिंदुइज्म भी प्रिवेल कर रहा था, वैदिक रिलीजन उस टाइम पर, ठीक है, वो काफी ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था, उसमें हमने देखा यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है, आम लोगों को जो है वो रिलीजियस पढ़ाई नहीं उसकी इजाजत होती थी। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या होती थी, लोगों को उस रिलीजन से दूर करती गई, ठीक। डोमिनेट कौन करता उस टाइम पर, ए रिलीजन को कौन डोमिनेट करता, सैक्रिफाइसेस, यानी उस टाइम पर वैदिक रिलीजन के अंदर क्या होता था, हमें सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करनी होती थी। तो उस टाइम पर बहुत सारे सुपरस्टिशंस लोगों के अंदर फैल रहे थे, ब्राह्मण प्रीस्टहुड के अगेंस्ट लोग जो है वो क्या थे, अगेंस्ट थे। तो ये रिलीजन जो है वो सुपरस्टिशंस के साथ और ब्राह्मण प्रीस्टहुड के साथ उस टाइम पर क्या कर रहा था, लिंक था, और इन्हीं का डोमिनेंस जो है वो था, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जानिज्म और बुद्धिज्म आते हैं, तो एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कास्टिज्म, रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट। ये किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं आए, बल्कि ये एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट आए, जो उनके अंदर सोशल इवल्स चल रही थी, ठीक है, जो लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद ये जो न्यू फेथ्स आए, जैसे जानिज्म आए, बुद्धिज्म आए, वो किस पर फोकस कर रहे थे, उनका बहुत ज्यादा फोकस भी था, ठीक है, और उनका इम्पैक्ट भी पड़ा। वो किस चीज पर फोकस कर रहे थे, मॉरल प्यूरिटी के ऊपर, कि हमें खुद एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, जाति को अगेंस्ट उनको कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉन वायलेंस के, वो ये चीज थी कि नॉन वायलेंस, हमें वायलेंस नहीं करना है, खून खराबा नहीं करना है, सिंपलिसिटी की लाइफ हमें गुजारनी है, और हमें अपने आप को प्योर करना है। जैसे बुद्धा के हम जब 8 वो फोल्ड पाथ देखते हैं, उसके अंदर उसने बोला है कि हमारी नजर सही होनी चाहिए, हमारी नीयत सही होनी चाहिए, हमारा काम सही होना चाहिए, हमारा एफर्ट सही होना चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन सही होना चाहिए। तो यानी वो हमें बता रहा है कि हमें मॉरल प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जितने भी ब्लाइंड रिचुअल्स थे जो उस टाइम पर वैदिक रिलीजन को डोमिनेट कर रहे थे, उसके उसने उनको रिजेक्ट किया, ठीक है। क्षत्रियास ने भी इन रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया, क्यों किया सपोर्ट, अब क्योंकि जो ब्राह्मण्स हैं, जो फर्स्ट वर्ना फोल्ड है, वही कंट्रोल कर रहा था किसको, क्षत्रियास को। क्षत्रिय अपने तरीके से कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है, वो अगेंस्ट बोलता था ब्राह्मण्स के, तो वो उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहकर उसको हटा देता था। तो क्षत्रियास भी अब उन ब्राह्मण से खुश नहीं थे, तो इन क्षत्रियास ने भी इन रिफॉर्म्स को, जो न्यू रिलीजन्स ने इंट्रोड्यूस किए, उनको सपोर्ट किया। उस टाइम पर जैनिज्म और बुद्धिज्म ने जो है बहुत सारी मासेस को जो है वो अपील किया, मासेस को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्राह्मण डोमिनेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है।
और उन्हें एक स्पिरिचुअल पाथ, अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया। और उससे पहले कौन सा चलता आ रहा था, वैदिक वाला, जिसके अंदर सैक्रिफाइसेस थे, रिचुअल्स थे, सुपरस्टिशंस थे जो आम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं रिलीजन ने जो है वो ऑफर किया स्पिरिचुअल पाथ। तो ये सारी कहानी थी किसके रिलेटेड, ये सारी कहानी जो है वो रिलेटेड थी महाजनपदास के। उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिटिकल डायनेस्टीज थी, कौन कौन से 16 महाजनपदास थे, ठीक है, फिर उनकी कैपिटल्स क्या थी और उनके कौन कौन से सोशल सिस्टम क्या था, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था। मोस्टली हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे जो है वो फोकस करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आई होंगी। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉरेन इन्वेजन्स जो है वो होते हैं, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी से पहले। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।